like a Hellcat. फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईसीसी फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खेल कोचिंग स्कीम, स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम, राजकुमारी अमृता कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमने लिया है बीपीएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से लिया है, सेकेंड सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 5 से। फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट थ्योरी आंसर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वो इस टाइप से पूछा जाता है कि राजकुमारी अमृता कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की टिप्पणी लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। सो आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं एंड यहीं से रीड भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं। नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है। तो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली और वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में बनने के बाद तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर को एक विचार आया कि इन स्टेडियमों में दी जाने वाली सहूलियतों का इस प्रकार प्रयोग हो ताकि खेलों में सुधार आ सके। सन 1952 की बात है। गर्मियों के दिनों में एक दिन वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब राजकुमारी अमृता कौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली और देश में स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए कौन सा प्रोजेक्ट रखा, पायलट प्रोजेक्ट रखा। उनके इस प्रोजेक्ट पर पंडित नेहरू और भारत सरकार ने 75,000 रुपये की राशि मंजूर कर दी। जो राजकुमारी अमृता कौर ने पायलट प्रोजेक्ट रखा था खेल के स्तर में सुधार लाने के लिए, तो पंडित नेहरू और भारत सरकार ने 75,000 रुपये की राशि मंजूर कर दी। इस प्रोजेक्ट सितंबर 1953 में शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 1953 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था, खिलाड़ियों को तकनीकी मदद, टेक्निकल हेल्प और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन करने में सक्षम बन सके। इस योजना को केंद्र का पूरा समर्थन प्राप्त था। फ्रेंड्स, ये जो आंसर है आप इसको एक स्टोरी की तरह याद कर लीजिए ताकि आप आराम से लिख सकें कि क्या क्या हुआ। 2 स्टेडियम बनने के बाद राजकुमारी अमृता कौर को विचार आया, फिर वो प्रधानमंत्री से मिले इस सन में, फिर इस सन में उन्होंने प्रोजेक्ट रखा और 1953 में भारत सरकार से उन्हें 75,000 रुपये राशि की मंजूरी कर दी गई। इस टाइप से मतलब है ना, आप अच्छे से स्टोरी की तरह इस क्वेश्चन को याद कीजिए, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 वर्ष 1953 से 57 इस योजना के दौरान इसके परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहे। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दीर्घकालीन प्रदर्शन के लिए पूर्व अपेक्षित स्पोर्ट्स कोचिंग की आवश्यकता को अपरिहार्य माना गया। यहाँ पर जो अपरिहार्य है इसका मतलब होता है अनिवार्य, मतलब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दीर्घकालीन प्रदर्शन के लिए पूर्व अपेक्षित स्पोर्ट्स कोचिंग की आवश्यकता को अपरिहार्य माना गया। दूसरा पॉइंट आता है कि आने वाले वर्षों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए सरकारी सब्सिडी संरक्षण जारी रखने की आवश्यकता को महसूस की गई। फ्रेंड्स, बीपीएस फर्स्ट ईयर, बीपीएस सेकेंड ईयर, बीपीएस थर्ड ईयर, इन सभी के क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोड कर दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, इसके क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। आगे देखते हैं। इस योजना को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसकी शर्तें लचीली थी, जिन्हें समय और आवश्यकता के अनुरूप अधिकतम अनुकूलित किया जा सकता था। यह योजना एक प्रयोगात्मक योजना के तौर पर शुरू की गई थी। आप उत्तर को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। यह योजना एक प्रयोगात्मक योजना के तौर पर शुरू की गई थी ताकि इसके तत्काल परिणाम लिए जा सकें। इस योजना में केंद्र बिंदु देश के मेन पॉइंट क्या था कि देश के वे सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी थे जो या तो चैंपियन थे या चैंपियन बनने के आसपास थे। उच्च स्तरीय खिलाड़ियों पर ज़्यादा केंद्रित होने का एक कारण यह भी था कि
विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ी तैयार कर रहे थे। यह समझा गया कि उच्च स्तर के खिलाड़ियों को कोचिंग देना ज़्यादा प्रभावी होगा ताकि वे अपने खेल में प्रवीणता के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर सकें। योजना का एक और अहम मकसद क्या था? खेलों को उनकी विशेष आवश्यकता और स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाना भी था। कोचों की नियुक्तियों कर उन्हें अपना काम करने को कह दिया गया। ये बहुत ही आम बात है, आप इस टाइप से इस आंसर को लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, बीपीएस की कोई स्पेशली बुक नहीं आती है कि जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे अदर जो कोर्सेस होते हैं बीए बीएससी, इनकी 20 मिल जाती है और भी बुक मिल जाती है, लेकिन बीपीएस की कोई स्पेशली बुक नहीं होती है। हाँ, बीपीएड की ज़रूर मिल जाती है। सो आप हमारे चैनल पर बीपीएस जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। अगर बीपीएस वाले स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं और कमेंट्स मिलती है हमें, तो हम ज़रूर बीपीएस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे और आप तक वीडियो पहुँचाएंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली जब भी वीडियो बनाए हम तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएस खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, जिनको सिलेबस तो इंग्लिश में रहता है लेकिन पढ़ने के लिए हिंदी में मटेरियल नहीं मिलता है। क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक ले, ये सब क्वेश्चन उनके माइंड में चलते रहते हैं। सो फ्रेंड, जो भी हिंदी मीडियम बीपीएस वाले स्टूडेंट हो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे पढ़ सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1953-54 के दौरान 4 भारतीय और 1 विदेशी प्रशिक्षक की सेवाएं खेलकूद, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस के लिए ली गई। वही राजकुमारी अमृता कौर में जो प्रोजेक्ट रखा, फिर उसके बाद राशि मिली, फिर चालू हुआ गेम्स, और फिर 53-54 के दौरान क्या हुआ कि 4 भारतीय और 1 विदेशी प्रशिक्षक की सेवाएं भी वहाँ पर ली गई, जिसमें खेलकूद में क्या क्या था, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस के लिए ली गई। सभी प्रशिक्षकों ने अपने अपने खेलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिखाई। उन्होंने केवल टॉप लेवल यानी कि उच्च स्तर के खिलाड़ियों को लिया और वांछित परिणाम दिए। सरकार भी उनके प्रदर्शन से बेहद प्रसन्न थी। इसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने वित्त वर्ष 54-55 के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान दे दिया। कब? वित्त वर्ष 1954-55 के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान दे दिया गया। पहले 75,000 रुपये की राशि मंजूर करी थी और जब अच्छे परिणाम मिले स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम के तो वापस 2 लाख रुपए का अनुदान दे दिया गया। इससे विभाग अपना ध्यान दीर्घकालीन कार्यक्रमों पर केंद्रित करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता था। आगे देखते हैं। पहले 6 महीने के अंदर आए नतीजों के मद्देनजर योजना को पूरे उत्साह के साथ जारी रखा गया। 3 और खेलों, इस बाद में 3 और खेल इसमें जोड़ दिए गए। एक तो फुटबॉल, दूसरा वॉलीबॉल, तीसरा बैडमिंटन को इस योजना के अंतर्गत आने वाले खेलों की सूची में शामिल कर लिया गया। देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षकों की भारी मांग थी। उस समय क्या था, प्रशिक्षक की भारी मांग थी, प्रशिक्षक बहुत कम थे और खिलाड़ी ज़्यादा। पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए केवल 8 प्रशिक्षक काफ़ी नहीं रह गए थे। अब पूरे देश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए 8 प्रशिक्षक काफ़ी नहीं थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने प्रशिक्षक तैयार करने पर ज़्यादा जोर दिया। फिर क्या हुआ, प्रशिक्षक तैयार करने पर ज़्यादा जोर दिया क्योंकि भविष्य का इन प्रशिक्षकों पर ही था, दारोमदार इन प्रशिक्षकों पर ही था। ये बात भी सही है, अगर प्रशिक्षक ही नहीं रहेंगे तो खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद देखते हैं, योजना की स्थिरता इसी पर निर्भर थी, इसलिए योजना की इस मांग को पूरा करने के लिए उसी वर्ष 5 विदेशी विशेषज्ञों और खेल सितारों ने भारत का दौरा किया। इस योजना के तहत प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित
प्रशिक्षुओं ने देश विदेश में जीत के झंडे गाड़ दिए। हुआ क्या कि उसी टाइम जब मद्देनजर विभाग ने प्रशिक्षक तैयार करने पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि भविष्य का दारोमदार इन प्रशिक्षकों पर ही था। उसी समय क्या हुआ कि 5 विदेशी विशेषज्ञ और खेल सितारों ने भारत का दौरा किया। तो इस योजना के तहत प्रशिक्षकों द्वारा मतलब जो ट्रेनर और प्रशिक्षित, इसमें ये जो स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पर ये वर्ड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रशिक्षकों जो प्रशिक्षण देता है द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जिसको प्रशिक्षण दिया जाता है ने देश विदेश में जीत के झंडे गाड़ दिए, मतलब अच्छा प्रदर्शन किया इंटरनेशनल लेवल पर भी। इन उत्साहजनक परिणामों ने भारत सरकार को आने वाले वर्षों 1955 से 57 में अधिक प्रयासों के लिए बाध्य कर दिया गया। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार को 3 लाख रुपये का अनुदान देना पड़ा। वापस भारत सरकार ने वित्त वर्ष के लिए जो राजकुमारी अमृता कौर खेल स्कीम है, इसको वापस 3 लाख रुपए का अनुदान दिया। अधिक फंडों की उपलब्धता के कारण इस योजना के विस्तार और इसके क्षेत्र को बढ़ाना संभव हो पाया, जबकि सभी क्रियाकलाप अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ही चल रहे थे। आगे देखते हैं। इसमें वर्ष 1955-56 की बात है। अब 1953 में अपना पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। अब बात आती है 1955 से 56। इस योजना के जीवन काल के लिए एक सर्वश्रेष्ठ वर्ष था। इस वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की टीम ने भारत का दौरा किया। वापस 55-56 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की टीम ने भारत का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट की मदद के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट रखा था राजकुमारी अमृता कौर ने, तो इस प्रोजेक्ट की मदद के लिए और प्रशिक्षुओं मतलब जो खिलाड़ी, प्रशिक्षुओं का मतलब होता है खिलाड़ी, का उत्साह बढ़ाने और उन्हें सलाह देने के लिए खेल सितारे जैसे अमेरिकन एथलेटिक है जेसी ओवेंस, चाकोस स्लोवाकिया के खिलाड़ी इमिल जेटोपेक और उनकी पत्नी डाना जेटोपेक भारत आए थे। कौन भारत आए थे? अमेरिकन एथलेटिक जेसी ओवेंस और चाकोस्लोवाकिया के खिलाड़ी इमिल जेटोपेक और उनकी पत्नी डाना जेटोपेक भारत आए। इन विशिष्ट खेल हस्तियों से मिलने पर भारतीय खिलाड़ी का उत्साहवर्धन हुआ और भारतीय प्रशिक्षकों का अनुभव भी व्यापक हुआ। इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स से मिलके जो अपने भारत के खिलाड़ी थे उनका भी उत्साहवर्धन हुआ, और जो भारत के ट्रेनर्स थे जो प्रशिक्षण देते थे खिलाड़ियों को, उनका भी अनुभव व्यापक हुआ। इसी वर्ष दिल्ली और मुंबई 2 स्थायी कोचिंग स्कूल भी खोले गए। स्कूल व कॉलेज खिलाड़ियों के लिए विशेष अतिरिक्त कोच नियुक्त किए गए। स्कूल के लिए और कॉलेजेस के लिए अतिरिक्त कोच नियुक्त किए। उस साल विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए कोचों को उचित संख्या तैयार करने की योजना पर भी सफलता पाली। सरकार ने स्कूल कॉलेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छूट दे दी ताकि कोचिंग से कॉलेज व स्कूल में पढ़ रहे युवा खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। ये राजकुमारी अमृता कौर खेल स्कीम के अंतर्गत जो भी घटनाएं हैं उनका विवरण दे रखा है यहाँ पर। आपसे अगर एग्ज़ाम में इसके ऊपर टिप्पणी पूछी जाए तो आपको ये कंप्लीट आंसर लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। पूर्व उल्लेखित खिलाड़ी वर्ग जो स्कीम के प्राथमिक लक्ष्य बन गए थे, उन्हें कवर करने के लिए अगले वित्त वर्ष अनुदान राशि बढ़ाकर 4 लाख कर दिए गए। यहाँ से अच्छे परिणाम निकल कर आए सब जो योजना थी इसके अंतर्गत। तो वापस भारत सरकार ने 4 लाख रुपए राशि का अनुदान दिया। स्कूल व कॉलेज में आवश्यकता पूर्णकालीन प्रशिक्षकों की भर्ती की गई। विदेशी कोचों की संख्या 2 तक सीमित कर दी गई। पहले विदेशी कोच भी प्रशिक्षण दे रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि विदेशी कोचों की संख्या सीमित कर दी कि 2 से ज़्यादा विदेश के कोच नहीं रहेंगे।
कोई प्रशिक्षण नहीं देंगे। विदेशी कोचों की नियुक्ति न कर क्या किया कि जो पैसे बचते थे उनको देने के, उसकी जगह पर विभिन्न कैंप लगाए गए। विदेशी कोचों की नियुक्ति जो थी वो 2 तक सीमित कर दी और उनसे जो पैसे बचे थे उनको क्या हुआ कि कैंप लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, खेल नर्सरियों और खेल प्रतिभाओं, खेल छात्रवृत्तियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराने पर बल दिया जाने लगा। प्रतियोगिता आयोजित कराने पर बल दिया जाने लगा। आगे क्या हुआ? यह भारतीय खेलों के इतिहास में पहला मौका था जब कोचिंग को एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय खेलों के इतिहास में पहला मौका था ये जब कोचिंग को अपरिहार्य मतलब अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया। जब भारतीय खिलाड़ी कोचिंग की बात करते हैं तब वे निसंदेह उसे राजकुमारी कोचिंग स्कीम से जुड़े जो भी उपलब्धियां हैं अपने आप में एक बड़ी सफलता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो राजकुमारी अमृता कौर खेल स्कीम के ऊपर। एंड फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएस के बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते हैं और कमेंट्स करते हैं तो हम जो भी सिलेबस है बीपीएस का उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।